हेलो एस्पायरेंट्स, होप योर प्रिपरेशन गोइंग ग्रेट। जैसा कि हमने आपसे कमिट किया था 365 डेज़ का हम करंट अफेयर लेके आए हैं फॉर द बैच ऑफ 2026 फर्स्ट बैच। सो इस करंट अफेयर का जो हमारा मेन फोकस होगा, जैसे कि हमने आपसे कमिट किया था 12 महीनों का हम करंट अफेयर इसमें कवर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन किया जाएगा, कॉम्प्रहेंसिव कवरेजेस होगी एज द यूपीएससीज पॉइंट ऑफ व्यू, और डिस्कस किया जाएगा सभी डायनामिक टॉपिक्स को जो कि करंट अफेयर में यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर। देखिए सर, मैं करंट अफेयर सीरीज को किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक एमसीक्यू देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपके माइंडसेट को पहले प्रिपेयर किया जा सके कि किस तरीके से हम आगे करंट अफेयर को कवर करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये डिफेंस से रिलेटेड है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द न्यूली कमीशनड आईएनएस इशाक। ओके, इसके कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज़ द थर्ड सर्वे वेजल लार्ज क्लास शिप कमीशन बाय द इंडियन नेवी। सेकंड है, इट इज़ द फर्स्ट वेजल in its class to featuring the dedicated accommodation for women officer and sailor. Third, the vessel primarily role is hydrographic survey, but it has a dual role functionality including humanitarian assistance and disaster relief. देखिए, अब आप चाहे तो इस क्वेश्चन को पॉज करके इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी इससे रिगार्डिंग सारे टॉपिक्स अब हम कवर करेंगे। देखिए इशाक जो है recently added to the Indian Navy's इंडियन नेवी में हाल ही में इसे ऐड किया गया है। ठीक है, यह एक सर्वे वेजल है, सर्वे वेजल लार्ज क्लास शिप है, जिसका मेन पर्पस जो होगा वो रिसर्च होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट for research and development for maritime navigation. ओके, देखिए ये शिप जो है, ये अपनी क्लास की तीसरी शिप है, थर्ड शिप है। इससे पहले संधायक, आईएनएस संधायक एंड आईएनएस निर्देशक नामक दो शिप पहले ही इंडक्ट की जा चुकी हैं इंडियन नेवी में। इसके अलावा देखिए, जो नेम और इसका सिग्निफिकेंस है वो हमें ये बताता है कि ये एक संस्कृत नाम है जिसका हिंदी में अर्थ होता है मार्गदर्शक और इंग्लिश में गाइड। ठीक है, यह एक संस्कृत शब्द से लिया गया है। ठीक है, इस शिप का जो मेन पर्पस है इस शिप को इंडक्ट करने का, वो है हाइड्रोग्राफिक सर्वे। देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे का मतलब क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वे एनी वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडीज बी इट, चाहे वो सी हो, ओशियन हो या एनी अदर बॉडीज, लेक, वहाँ पर उन सभी वाटर बॉडीज के जो अंडरग्राउंड्स जो टेरेंस होंगे, जो अंडरग्राउंड जो भूमियाँ होंगी, उनका इस तरीके से सर्वे करना जिससे कि हम उसे अपने आने वाले फ्यूचर में नेविगेशन के लिए और इमरजेंसी ऑपरेशंस के लिए यूज़ कर सकें। इस सर्वे का या इस शिप का मेन पर्पस है। ये शिप जो है डेवलप्ड की गई है GRSE, गार्डन रिच शिपयार्ड बिल्डिंग इंजीनियर लिमिटेड। देखिए, ये एक सरकार की या गवर्नमेंट की PSU है, प्रोमिनेंट PSU है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे इस्टेब्लिश किया गया था ब्रिटिशियर्स द्वारा 1884 में। इसे अराउंड 140 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, मैं अभी इस कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए वो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि इंडिया के डेवलपमेंटल और इंडिया के डिफेंस डेवलपमेंट, इंडिजीनियस डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आगे की जो कंपनियां हैं, जैसे मसगांव डॉक यार्ड हो गया या कोची शिपयार्ड हो गया, इससे रिगार्डिंग कोई भी डेवलपमेंट फ्यूचर में आती है तो हम उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पहली बात तो यह है कि अभी हम देख रहे हैं कि गार्डन रिच शिपयार्ड इंजीनियर लिमिटेड, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है। ठीक है, यह पहले प्राइवेटाइज हुआ करती थी जब तक भारत की आज़ादी से पहले तक। इसके बाद 1960 में इसे सरकार द्वारा अधिकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया।
नेशनलाइजेशन किया गया इसका, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। देखिए ये जो शिप है ये 80% इंडिजीनियसली डेवलप की गई है। 80% कंपोनेंट जो शिप के हैं वो इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। और हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोग्राफिक सर्वे की जो मैंने बात की है उसमें जो इसमें स्टेट ऑफ आर्ट सोनार सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है। अंडर वाटर हाइड्रोग्राफिक स्टडीज ये करेगा, ठीक है। इसके अलावा ओशन सी फ्लोर एक्यूरेटली ये जज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या हो। देखिए जो इस शिप की जो टेक्निकलिटी है उसके रूप में हम देखते हैं कि ये 110 मीटर लेंथ की, 116 मीटर वेड्थ की और 300 या 3400 टन वाटर डिस्प्लेसमेंट कैपेसिटी रखती है। इस शिप की जो मैक्सिमम स्पीड जो की गई है वो है 18 नॉटिकल माइल्स पर हावर। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये डुअल फंक्शनैलिटी बेस्ड शिप है, यानी कि इसके फंक्शंस जो हैं ये सिर्फ सर्वे वेजल ही नहीं है, इसका फंक्शंस जो है इमरजेंसी रेस्पॉन्स, जब भी कोई डिजास्टर आएगा उस समय इमरजेंसी रिस्पॉन्स के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। साथ ही ये एक हॉस्पिटल बेस्ड शिप भी बन सकती है, इमरजेंसी या डिजास्टर या किसी भी तरीके की किसी भी खतरे को ध्यान में रखते हुए इसका इस तरीके से डेवलपमेंट किया गया है। देखिए अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है इस शिप में ये है कि ये इस क्लास की, जिस क्लास की हम बात कर रहे हैं सर्वे वेजल की, इस क्लास की शिप में ये पहली शिप है जहां एकोमोडेट किया गया है वीमेन ऑफिसर एंड सेलर्स को, ठीक है। इनके लिए ये एक इंडिया के जो जेंडर इंक्लूसिविटी जो है या इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर वीमेन और फॉर जेंडर है उसको डेडिकेट करता है। और देखिए इससे पहले जो मैंने क्वेश्चन आपसे पुट किया था उस क्वेश्चन को अब आप इजीली दिए गए जो मैंने अभी आपको बताया है शिप के बारे में उससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या न्यूज़ है हमारे पास। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़, कोई भी इवेंट या कोई भी अचीवमेंट्स जो हमने पिछले जिसने कोई माइलस्टोन हासिल किया हो, चाहे वो 100 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो, 50 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो या 150 ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो, वो आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी की कैटेगरी में हमें मिलता है इंडियन हॉकी फेडरेशन। इंडियन हॉकी फेडरेशन को 100 ईयर्स ऑफ इस्टेब्लिशमेंट हो गए हैं। इस वजह से यह इंडियन हॉकी का जो ग्लोरी है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है फॉर दी 2026 के लिए। तो क्वेश्चंस आपके सामने ये आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर अचीवमेंट ऑफ इंडियन हॉकी मेंशन इन द टेक्स्ट रिगार्डिंग इट्स सेनेटरी सेलिब्रेशन। देखिए 1925 में इंडियन हॉकी इंडिया फेडरेशन की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये आता है कि विनिंग 6 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल फ्रॉम द एम्स्टर्डम टू मेलबोर्न, ठीक है, ये डेट दे रखी है। विनिंग द हॉकी वर्ल्ड कप इन 1975 in Kuala Lumpur, becoming the first man team to hold all continental titles simultaneously in 2025। ये भी एक important fact है जो कि आपको प्रूफ करना है कि ये सही है या गलत है। और होल्डिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ एशियन गेम टाइटल अमंग ऑल कॉम्पिटिटर, ठीक है। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है ये आप सॉल्व कर पाएंगे जब हम इस स्लाइड को पूरा कंप्लीट करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि इंडियन हॉकी को या इंडियन हॉकी फेडरेशन जो कि इसकी प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया में हॉकी को रूल करती है, गवर्न करती है, उसे इस्टेब्लिश हुए पूरे 100 ईयर हो गए हैं, इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 7 नवंबर को इसकी इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 1925 में, ठीक है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट है इंडिया में और इन द वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि जस्ट जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है इसकी स्थापना भी 1924 में की गई थी, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को भी अराउंड 101 ईयर हो चुके हैं। दूसरी चीज़, हॉकी के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इंडिया की जो अचीवमेंट्स रही है वो बहुत ही एस्ट्रोनाइजिंग रही है। आप देख सकते हैं
हम एक तरीके से हॉकी में, हमारा जो एक तरीके से हॉकी में तूती बोलती थी, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। हमने 6 कंसेक्यूटिव ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते हैं फ्रॉम 1928 टू 1956, ठीक है। वी वर द सुपर पावर, ठीक है। हमारे पास टोटल ओलंपिक मेडल्स हैं वो है 13, जिसमें से 8 गोल्ड हैं, 6 कंसेक्यूटिव्स हैं और 8 हमारे पास टोटल हैं, ठीक है। एक सिल्वर है और 4 ब्रॉन्जेस हैं। 4 ब्रॉन्जेस में से 2 ब्रॉन्जेस रिसेंटली 2024 में पेरिस ओलंपिक एंड 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हमने प्राप्त किया है। इसके अलावा अगर हम देखें, वी हैव, हमारे पास एक वर्ल्ड कप है जो कि हमने 1975 में जीता था कुआलालंपुर में, ठीक है। कुआलालंपुर में जो कि हमने 1975 में जीता है। और हमारे पास एशिया कप भी है जो कि हमने 4 टाइम्स जीता है, बट वी आर सेकंड इन द लिस्ट ऑफ टोटल मैक्सिमम टाइटल। हमसे आगे एक साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया के पास हमसे ज़्यादा एशिया कप है, ठीक है। एक फैक्ट और भी है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे लगता है कि इस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि हमने लास्ट ईयर रिसेंटली इसी साल 2025 में हमने एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी भी हमने जीती है और एशिया कप भी हमने अपने पास रखा है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर करेक्टली लिस्टेड एज ए इंडियाज प्रेजेंट एंड प्लान्ड चीता ट्रांसलोकेशन साइट्स। इनमें से कौन सा प्रेजेंट और प्लान्ड चीता के ट्रांसलोकेशन साइट्स हैं इंडिया में, ठीक है। इसका आंसर भी हम देखते हैं आगे। देखिए, हाल ही में नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को ये कमीशन किया गया है कि वो चीता के हैबिटेशन के लिए रेडी है। यानी कि चीता अब जो इससे पहले की जो 2 साइटें हुआ करती थी, कूनो नेशनल पार्क एंड गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाद तीसरी ऐसी साइट हो गई है नोरा देही, जो कि एमपी में है। ये तीनों साइटें एमपी में पड़ती हैं, ठीक है। ये तीनों साइटें मध्य प्रदेश में पड़ती हैं और नोरा देही इज़ द थर्ड इन द लिस्ट, ठीक है। जहाँ पर हमने जो चीते अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से मंगाए हैं वो रखे गए हैं, ठीक है। नोरा देही को अगर आप मैप में देखेंगे तो नोरा देही जो है उसकी लोकेलिटी जो है वो यहाँ पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क यहाँ पर है और हमारा गांधी सागर यहाँ पर है, ठीक है। ये 3 लोकेशंस में हमारे पास चीते हैं करेंटली, ठीक है। ये नोरा देही इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर जो टाइगर के साथ साथ वोल्फ और पैंथर को लेपर्ड कह सकते हैं हम, लेपर्ड्स, उसकी बिग कैट जो स्पीसीज हैं उनके साथ ये चीता यहाँ सरवाइव करने वाला है। इससे पहले किसी भी टाइगर रिजर्व या नियर टू टाइगर हैबिटेंट चीता को नहीं रखा गया था, ठीक है। इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे कि मैंने शो किया हुआ है, मल्टीपल एपेक्स प्रीडेटर्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में पड़ती है, ठीक है। और ये लार्जेस्ट स्पेन ऑफ अपर विंध्या प्लेट्यू के पास है। देखिए, आपने देखा होगा कि विंध्या प्लेट्यू जो है वो इस रीजन से होके गुजरती है, तो ये अपर विंध्या प्लेट्यूज के कनेक्ट करता है। देखिए, इस जो साइट है नोरा देही, ये कनेक्ट करती है पन्ना टाइगर रिजर्व को सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से एंड इनडायरेक्टली बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को रानी दुर्गा टाइगर रिजर्व से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अब हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट चीता था क्या, ठीक है। प्रोजेक्ट चीता है क्या? प्रोजेक्ट चीता जो है, देखिए, इंडिया में आज़ादी के बाद 1952 में भारत में से चीता जो थे विलुप्त हो गए थे, ठीक है। एशिया में चीता सिर्फ इंडिया और ईरान के पास बचे थे, और ईरान के पास अभी भी सर्वाइविंग चीताज हैं, बट इंडिया के पास 1952 में, जैसे मैंने कहा, कि विलुप्त हो गए हैं। तो इन्हें
इंडियन सब कॉन्टिनेंट में री इंट्रोड्यूस करने का जो प्लान है वही हमारा प्रोजेक्ट चीता के तहत आता है। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत जो सबसे पहली बार ट्रांसलोकेशन हमने किया था वो 2022 में किया था। जहाँ फर्स्ट बैच ऑफ चीता जो था हमने कहाँ से मंगाया था? फर्स्ट बैच ऑफ चीता हमने कहाँ से मंगाया था? हमने मंगाया था साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना से। ठीक है, और इसके साथ ये भी देख सकते हैं कि ये दुनिया में कहाँ मंगाया था? सबसे पहली बार ट्रांसलोकेट किए गए थे चीता वो है कूनो नेशनल पार्क में, और ये पहली बार है विश्व में कि किसी प्रीडेटर मतलब किसी प्रीडेटर प्रजाति के वाइल्ड एनिमल को एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में ट्रांसलोकेट किया गया हो। ठीक है, सेकंड जो साइट थी जहां पर चीता दोबारा से रिलोकेट किया गया है वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। अभी करेंटली इंडिया में 2025 में करेंटली इंडिया में 27 चीताज हैं। देखते हैं क्या है। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, द ट्राई सर्विस एक्सरसाइज त्रिशूल 2025, ठीक है, इन्वॉल्व्स इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इनमें से किस में कौन इन ऑप्शंस में से किस ऑप्शंस में त्रिशूल 2025 कोऑर्डिनेट नहीं करता है? इसका आंसर भी आपको इसी स्लाइड में मिलेगा। देखिए, त्रिशूल 2025 एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है। इसमें एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस BSF जो है पार्टिसिपेंट हैं। ठीक है, दूसरा क्या है कि ये जो एक्सरसाइज है राजस्थान, गुजरात के क्रीक एंड डेजर्ट सेक्टर में कंडक्ट की जा रही है। इस एक्सरसाइज का जो मेन उद्देश्य है वो कॉम्प्रहेंसिव एक्सरसाइज वैलिडेट जॉइंट प्रोसीजर एंड स्ट्रेंथन इंटर सर्विस इंटर ऑपरेटिबिलिटी। ठीक है, जो मेन फोकस होगा आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किए जाने वाले इंडिजीनियस डिफेंस सिस्टम को या डिफेंस इक्विपमेंट्स को शोकेस करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है, मैडम बीकाजी कामा ए रेवोल्यूशनरी फिगर रेज द फर्स्ट इंडियन ट्राइकलर मतलब तिरंगा, ट्राइकलर मतलब तिरंगा जिसे हम कहते हैं अभी, तिरंगा फ्लैग आउटसाइड इंडिया इन 1907 में उन्होंने पहली बार तिरंगा जिस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था किस सिटी में होस्ट किया था? वो था, स्लाइड में देख लेते हैं क्या है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वंदे मातरम को कंपोज्ड हुए 150 साल हो गए हैं, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर बन जाता है फॉर 2026। देखिए, ऐसा है कि आप लोग जानते हैं कि वंदे मातरम हमारा नेशनल सॉन्ग है। वंदे मातरम इज द नेशनल सॉन्ग। ठीक है, वंदे मातरम वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चटर्जी, और ये जो वंदे मातरम है ये ओरिजिनली किसमें कंपोज किया गया है? बंगाली में। ठीक है, इट इज बिलीव किया जाता है कि ये 7 नवंबर 1875 को कंपोज किया गया था। ठीक है, और ये जो कंपोज किया गया था फर्स्टली पब्लिश्ड हुआ था, एक लिटरेरी जर्नल है उसका नाम है बंग दर्शन में ये पहली बार कंपोज किया गया था जो कि 1875 है। इसी को बाद में उन्होंने अपनी एक बंगाली में लिखी गई पुस्तक आनंद मठ में 1882 में रिपब्लिश किया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे म्यूजिक दिया था। ठीक है, लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा और इसे म्यूजिक दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। देखिए, ये जो सॉन्ग है ये नेशनल स्टेटस है। इसे पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने नेशनल सॉन्ग के रूप में चुना था 1937 में। ठीक है, और
24 जनवरी 1950 में जब पार्लियामेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे नेशनल एंथम के साथ नेशनल सॉन्ग के रूप में प्रायोरिटी दी। ठीक है, वैसे तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल में नेशनल सॉन्ग का कहीं जिक्र नहीं है, परंतु जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 51A है, यानी कि जो पहली हमारी ड्यूटी है वो यही है कि हमें नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना मैंडेटरी है। तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। दूसरी चीज़ क्या है, वंदे मातरम के कंटेक्स्ट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सॉन्ग हमारे विद्रोह का, हमने जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जितने भी हमने विद्रोह किए या जितने भी हमने आंदोलन किए उनका एक प्रतीक चिन्ह बन गया था। ठीक है, सबसे पहली बार 1896 में जो कोलकाता सेशन था वहाँ पर इसे गाया गया बाय रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि रविन्द्रनाथ टैगोर इसको ध्वनि देने वाले पहले व्यक्ति थे। दूसरा ये 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था देश में, बंग भंग कहते हैं जिसे हम, बंग भंग, जब बंगाल का विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन द्वारा जब बंगाल का विभाजन किया गया था, तब इस सॉन्ग को एज ए नेशनल यूनिटी के रूप में यूज़ किया गया। देखिए, वंदे मातरम जो है एक शब्द जो है, वंदे मातरम शब्द से एक इंग्लिश न्यूज़पेपर भी चलता था। ठीक है, अंग्रेजी दैनिक चलता था जो कि 1906 में पब्लिश होना स्टार्ट हुआ, जिसे कि बिपिन चंद्र पॉल द्वारा पब्लिश किया गया और श्री अरविंदो घोष जो थे इसके एडिटर थे। इसके अलावा एक 1938 में गुलबर्ग मूवमेंट चला था कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका में एक 1938 में गुलबर्गा मूवमेंट चला था। ठीक है, तो उस मूवमेंट पे भी वंदे मातरम काफ़ी प्रोमिनेंट सॉन्ग के रूप में देखा जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, ये वंदे मातरम जो सॉन्ग था, ये जो नेशनल सॉन्ग था, ये सिर्फ इंडिया में ही रेसिस्टेंट का प्रतीक नहीं रहा। जो इंडियंस थे, जो विदेशों में भी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे, उन्होंने भी इसे काफ़ी तवज्जो दी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मैडम बीकाजी कामा। इन्होंने 1907 में जो पहली बार तिरंगा फहराया था, उस तिरंगे में जो सफ़ेद पट्टी है उस पे वंदे मातरम लिखा हुआ था। ठीक है, और ये फहराया गया था कहाँ पर, जो कि क्वेश्चन में पुट किया गया है, स्टटगार्ट बर्लिन, जो कि उस समय जर्मनी में पड़ता था। दूसरा इम्पोर्टेंट है, जब मदन लाल ढींगरा जिनको बाद में एग्जीक्यूट किया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो शहीद हुए थे, ठीक है, इनके भी अंतिम वचन जो थे वो वंदे मातरम ही थे। और इसके अलावा 1909 में वंदे मातरम मैगजीन भी पब्लिश की गई थी जिनेवा से एक वंदे मातरम मैगजीन भी पब्लिश की जाती थी वहाँ के रेवोल्यूशनरियों द्वारा। अंत में हम थोड़ा सा बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में समझ लेते हैं, जिन्होंने इस सॉन्ग को कंपोज किया था 1875 में, जिस वजह से आज 150 साल बाद नेशनल सॉन्ग के रूप में हम इसको जानते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी कोई रेवोल्यूशनरी नहीं थे, वो ब्रिटेन के खिलाफ नहीं थे, बल्कि वो एक राइटर थे, नोवेलिस्ट थे, पोएट थे और एसेइस्ट थे। ठीक है, उन्होंने इन्हीं माध्यमों के थ्रू अपना जो कहते हैं पुनर्जागरण, या फिर इन्होंने जैसे ड्रोअरी सिस्टम और रीमैरिज, विडो रीमैरिज, इनके खिलाफ काफ़ी प्रमुखता से लिखा था। ठीक है, उसके अलावा आनंद मठ इनकी सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, जहाँ पर ये रिपब्लिश हुआ था। ये एक बंगाली में है, ये बंगाली राइटर थे, तो इनकी सारी बुकें जो है बंगाली में है। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी हो गई, या कपाल कुंडला हो गई, या देवी चौधरानी होगी, ये सारी बुकें जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनकी डेट्स ऑफ पब्लिकेशन याद रखना। यूपीएससी इनको क्रोनोलॉजिकली पूछ सकती है कि कौन सा पहले पब्लिश हुई थी, कौन सी बाद में पब्लिश हुई थी। ठीक है, कौन सी किस लैंग्वेज में पब्लिश हुई है। याद रखना कि जो वंदे मातरम है वो बंगाली में पब्लिश हुई थी।
ठीक है, उनकी ज़्यादातर रचनाएं जो हैं वो बंगाली में ही हैं। तो इसी के साथ आज की जो करंट अफेयर क्लास है उसको हम समाप्त करते हैं। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको इस पीपीटी या पीडीएफ चाहिए होगा तो आप हमें लिंक कमेंट में बताइए, हम इसे आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।